नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा की 224 सीटों के लिए वोटिंग हुई। 2 दिन बाद यानी कि 13 मई को रिजल्ट आएगा। 8 मई को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका गांधी ने प्रचार के आखिरी दिन तक रैलियां और रोड शो किए। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी ने 7 मई को आखिरी रैली रोड शो किया। कर्नाटक में अब की बार किसकी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान आ गए हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि एग्जिट पोल के अनुमान आखिरकार कितना खरे उतरेंगे। वहीं कर्नाटक चुनाव में मतदान के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। क्या कहते हैं एग्जिट पोल, आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा दिखाने की कोशिश करते हैं। एग्जिट पोल नंबर 1, ये देखिए, न्यूज नेशन, रिपब्लिक, सुवर्णा न्यूज, टीवी9 भारतवर्ष, एबीपी न्यूज और जी न्यूज। बीजेपी 114 न्यूज नेशन दे रहा है, कांग्रेस 86 दे रहा है और जेडीएस को 21 दे रहा है। रिपब्लिक टीवी जो है 85 से 100 दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 94 से 108 और जेडीएस को 24 से 32। सुवर्णा न्यूज दे रहा है 94 से 117 बीजेपी को, 91 से 106 कांग्रेस को और 14 से 24 जेडीएस को। टीवी9 भारतवर्ष दे रहा है 88 से 98 कांग्रेस बीजेपी को, 99 से 109 कांग्रेस को और इसके साथ 25 से 21 से 26 दे रहा है जेडीएस को। जी न्यूज 79 से 94 दे रहा है बीजेपी को, 103 से 118 दे रहा है कांग्रेस पार्टी को और इसके साथ साथ 25 से 33 दे रहा है जेडीएस को। एबीपी न्यूज दे रहा है 24 से 86 बीजेपी को, 107 से 109 कांग्रेस को और 25 से 23 जेडीएस को। तो एग्जिट पोल से जो हमने आपको दिखाया अलग अलग टीवी न्यूज चैनल्स के, कि आखिरकार किस न्यूज चैनल्स ने किस तरह के ये सर्वे किए हैं, एग्जिट पोल किया है। और इस एग्जिट पोल के अनुसार अधिकतर जो न्यूज चैनल्स हैं वो बना रहे हैं कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार। पीएम मोदी बुधवार को राजस्थान दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने नाथद्वार में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए देश में चल रहे विकास कार्यों के बारे में भी बताया। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी। और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। और जब मैं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ रेल और रोड ही नहीं होता। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाता है, दूरी कम करता है। आज भारत सरकार अपने दशकों पुराने रेल नेटवर्क को सुधार रही है, आधुनिक बना रही है। आधुनिक ट्रेनें हो, आधुनिक रेलवे स्टेशन हो, आधुनिक रेलवे ट्रैक्स हो, हम हर स्तर पर एक साथ चारों दिशाओं में काम कर रहे हैं। नकारात्मकता से भरे हुए हैं। देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। केरला स्टोरी फिल्म की टीम आज लखनऊ स्थित सीएम आवास पहुंची। इस दौरान सीएम आवास में केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर
सुदीप्तो सेन के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बता दें कि सीएम योगी ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है पोस्ट और इस दौरान से सीएम योगी आदित्यनाथ को मुस्कुराते हुए भी देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। बुधवार को रामपुर के स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी की ओर से बीजेपी के सहयोगी और अपना दल सपा के बीच कांटे की टक्कर है। स्वार पर सपा का गढ़ है स्वार विधानसभा सीट और स्वार से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक थे। यह चुनाव आजम खान की प्रतिष्ठा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आजम खान इस सीट से प्रतिष्ठा बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, रिपोर्ट आप देखिए। यूपी शहरी सरकार के लिए दंगल जारी है। गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। दरअसल बुधवार को रामपुर के स्वार और मिर्जापुर के 96 सीट पर उपचुनाव हुआ। इस सीट पर इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच में है। स्वार सीट पर अपना दल एस ने शफीक अहमद अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसको बीजेपी भी अपना समर्थन दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वार में सपा ने हिंदू प्रत्याशी अनुराधा चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके समर्थन में आजम खान ने जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। तो तुम्हारे लिए आए, तुमसे मांगने आए। और बताओ मांगने वाला क्या रहता है? खुले पे हाथ, खुले हाथ किसके ऊपर भिखारी? हमारी हैसियत क्या है? भीख मांगने वाले की है, उससे ज्यादा क्या है? भिखारी ही क्यों है? कोई हाथ में वोट रख देता है, कोई नोट रख देता है, कोई थूक देता है, कोई अंगारा रख देता है। अगर उस सबको समेट कर हम तुम्हारे बच्चों के लिए कलम खरीद के लाते हैं, चाकू भी खरीदते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिर्जापुर की 96 सीट की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी ने दिवंगत विधायक राहुल कौल की पत्नी रिंकू कौल को मैदान में उतारा है, जिसके सामने सपा ने कीर्ति कौल को अपना उम्मीदवार बनाया है। बताते चले ये सीट राहुल कौल के निधन के बाद खाली हुई थी। हालांकि इस उपचुनाव बसपा और कांग्रेस ने दूरी बनाए रखी है, जिस कारण इस बार उपचुनाव में सीधा मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच में है। इस उपचुनाव में आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि रामपुर में कभी आजम खान के नाम का सिक्का चलता था, लेकिन पिछले साल कोर्ट में भड़काऊ भाषण के मामले में सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी, जिसके बाद रामपुर लोकसभा उपचुनाव और फिर रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव में उनको सीटें गंवानी पड़ी थी, जिस कारण रामपुर की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के पास चली गई थी और सपा के पास एक स्वार सीट ही बचा है, जिस पर अब्दुल्ला आजम 2017 और 2022 में जीते थे, लेकिन कोर्ट से सजा होने के बाद उनकी भी सदस्यता चली गई। ऐसे में स्वार सीट पर मुकाबला है और आजम इसकी बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में अगर सपा प्रत्याशी हारती हैं, तो सपा के हाथ से ये सीट तो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ आजम खान की प्रतिष्ठा भी चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और अमेठी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की जबरदस्त गुंडई नजर आ रही है। बीजेपी नगरपालिका प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह की जमकर पिटाई की और ये वीडियो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महज 50 मीटर की दूरी गौरीगंज कोतवाली परिसर के अंदर का है। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तुम लोग चूड़ी क्षेत्र में तो पब्लिक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पिस्टल उठा के गोली मार दूंगा यही अपने आप को।
अब ये बात है कि या तुमको मार दूंगा तो अपने आप को मार दूंगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2024 के पहले बड़े महारण में पहले ही उत्तराखंड में इन दिनों चुनाव की सियासी बिसात बिछने लगी है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस में ऊर्जा भरने का काम करते दिख रहे हैं, जैसे बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है। हरदा जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं और इन कार्यक्रमों में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ने लगी है, वो सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए जहां चिंता का विषय है, तो वहीं कांग्रेस के लिए भी एक सुनहरा मौका है। कांग्रेस संगठन को मजबूत कर चुनावी रण में अपनी तैयारी पुख्ता कर ले। सड़क पर स्नान, सड़क पर ध्यान और सड़क पर ही योगा, ये तीन तस्वीरें उत्तराखंड की सियासत में सुर्खियां बटोर रही हैं, क्योंकि ये हरदा का सियासी स्टाइल है। वैसे तो हरदा उत्तराखंड के उन खाटी नेताओं में से एक माने जाते हैं। सूबे के पूर्व मुखिया हरीश रावत जिस तरह से अलग अलग कार्यक्रम के जरिए सियासत करते हैं, वो हमेशा ही चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन अब एक बार फिर चुनाव से पहले हरीश रावत की सियासी कसरत बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के घर में भी सियासी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री कभी आम पार्टी करते हैं, कभी चाय गुड़ पार्टी करते हैं, कभी पहाड़ी भोज बनाते हैं। किसानों को जरूरत पड़ती है तो दूसरी तरफ उधम सिंह नगर और हरिद्वार में किसानों की समस्या को लेकर 24-24 घंटे सड़कों पर बैठकर धरना देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव से पहले अपने लिए जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं, जिससे वो चुनाव लड़ सकें। कि आदरणीय हरीश रावत जी लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर संघर्षरत हैं, चाहे हरिद्वार में बकाया बिलों का भुगतान हो जो गन्ना किसानों का है, या किसानों की खाद से संबंधित समस्याएं रही हों। हरीश रावत जी ने पहले वहां पर पद यात्राएं भी की, और ये इकबालपुर चीनी मिल हो या दूसरी चीनी मिलों के मामले में साल भर में लगातार तीसरी बार जो है हरीश रावत जी को धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार किसानों की समस्याओं पर सजग नहीं है, ना किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे रही है। अगर उनका समाधान हो गया होता तो आज हरीश रावत जी को धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर ना होना पड़ता। श्री हरीश रावत द्वारा हरिद्वार में जो धरना दिया गया गन्ना किसानों को लेकर, वो केवल एक नौटंकी है, क्योंकि हरिद्वार में श्री हरीश रावत लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और वहाँ उनके राजनीतिक अस्तित्व को लेकर कांग्रेस में ही बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। जहाँ तक किसानों का सवाल है, चाहे गन्ना किसान ही क्यों ना हो, प्रदेश की धामी सरकार उनके लिए लगातार काम कर रही है और गन्ना किसानों के भुगतान के लिए लगातार आगे भुगतान भी चल रहा है। लेकिन श्री हरीश रावत बिन बात को मुद्दा बनाने की कोशिश में रहते हैं, जिससे कि उनको लोकप्रियता मिले, उनको मीडिया में कवरेज मिले, और ये जो धरना हुआ है ये भी उसी का एक हिस्सा है। हरीश रावत जी जो धरने पर बैठे हैं पिछले लगभग 24 घंटे से हरिद्वार में, चूँकि देखिए लोकसभा चुनाव सर पर है और देखने में ऐसा आ रहा है कि इस समय जो लोग लोकसभा की दावेदारी कर रहे हैं वो अपने अपने तरीके से नए नए स्टंट कर रहे हैं, और उसी का ये एक उदाहरण है, एक पैंतरा है जो हरीश रावत जी हरिद्वार में धरने पर बैठे हैं। और इससे एक चीज़ साफ होती है, क्योंकि हरिद्वार जो है किसान बहुल्य क्षेत्र है। मुद्दा चाहे किसानों का हो या आम जनता के लिए पार्टी आहूत करने का, विषय एक ही है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सक्रिय राजनीति में चल रहे हैं, उससे उनके विरोधी नहीं बल्कि पार्टी के भीतर हरिद्वार के दावेदार भी टेंशन में हैं। और ऐसे में सवाल ये, क्या हरदा की ये कसरत चुनाव तक चुस्ती बरकरार रख पाती है, और क्या इस कसरत से युद्ध में अपने विरोधियों को चित कर पाते हैं? हरिद्वार से विकास चौहान के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।
झारखंड से आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें आना मानो आम बात सी हो गई है। रांची स्मार्ट सिटी मामले में ईडी अफसर, जमीन माफिया, गठजोड़, सियासत अपने चरम पर है। ईडी के रडार पर व्यवसायी विष्णु अग्रवाल द्वारा स्मार्ट सिटी की जमीन खरीदने में नेताओं की, अफसरों की भूमिका का पता लगा रही है। अभी तक हुई जांच में सामने आया कि विष्णु अग्रवाल ने जमीन के एवज में लगभग 150 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को अदा किए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हेमंत सरकार में क्या झारखंड घोटाला प्रदेश बन चुका है? जी, बीजेपी का इल्जाम तो यही है, क्योंकि झारखंड में रांची स्मार्ट सिटी मामले में ईडी अफसर, जमीन माफिया, गठजोड़, सियासत अपने चरम पर है। ईडी के रडार पर व्यवसायी विष्णु अग्रवाल द्वारा स्मार्ट सिटी की जमीन खरीदने में नेताओं और अफसरों की भूमिका का पता लगा रही है। अभी तक हुई जांच में सामने आया है कि विष्णु अग्रवाल ने जमीन के एवज में लगभग 150 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को अदा किए हैं, लेकिन भुगतान करने में निर्धारित समय से लगभग 1 महीना देर किया गया है। इतना ही नहीं, बकायदा एक समय सीमा में भुगतान नहीं करने की स्थिति में आवंटन रद्द करने की शर्त थी। हालांकि इसकी अनदेखी करते हुए अग्रवाल के साथ रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने डील की। आरोप है कि अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी में 2 आवासीय और एक मिश्र यूज के कुल 25.38 एकड़ के 3 प्लॉट खरीदे हैं। ये प्लॉट चैलेस रियल एस्टेट कंपनी के नाम पर रिजर्व प्राइस में खरीदे गए हैं। आवासीय प्लॉट 6,62,000 और मिक्स यूज प्लॉट 10,15,000 रुपए डिसमिल की दर से खरीदे गए हैं। इसके लिए 2 किश्तों में भुगतान किया गया है। स्मार्ट सिटी में कुल 6 आवासीय और 2 मिक्स यूज के प्लॉट की नीलामी में प्रतिस्पर्धा न हो, इसलिए रियल एस्टेट से जुड़े व्यवसायियों ने आपस में गठबंधन कर लिया था। रिजर्व प्राइस में जमीन लेने के लिए एक ही कंपनी में कई बिल्डर हिस्सेदार बन गए थे। नतीजतन नीलामी में सस्ती दर पर जमीन मिल गई। अब ये खुलासे हो रहे हैं तो इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लताड़ लगाई। दीपक प्रकाश ने लिखा कि रांची स्मार्ट सिटी में हेमंत सरकार के संरक्षण में हो रहे बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों और जमीन घोटालों को मैंने शुरू से ही राज्यसभा समेत विभिन्न मंचों से उठाकर सरकार को घेरने का काम किया था, लेकिन सरकार नहीं चेती और अपने करीबी विष्णु अग्रवाल से 150 करोड़ का घोटाला करा लिया। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस मामले में पूछताछ में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो क्या वाकई में छवि रंजन और विष्णु अग्रवाल सिर्फ प्यादे हैं, असली राजा कोई और है? अगर हाँ, तो फिर इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है? इससे जल्द ही पर्दा उठ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 2 की शुरुआत पर दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत आज करने वाले हैं। 67 सेवाएं शामिल की गई हैं। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी इसमें निराकरण किया जाएगा और उसका लाभ दिया जाएगा। वहीं गृह मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले भी किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, कन्यादान योजना के 51,000 देने का भ्रम फैलाया कर और अब फिर से झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। भोपाल के 10 लोग और छिंदवाड़ा के जो एक व्यक्ति हैं जो HUT के लोग हैं, उनको 19 तारीख तक का रिमांड पर लिया गया। 5 लोग हैदराबाद में गिरफ्तार किए गए। उनको लेकर के पुलिस पार्टी रवाना हो गई है भोपाल के लिए। वो 5 भी भोपाल आएंगे शीघ्र ही। काफी जांच के बाद में इनका जो फंडिंग का मामला है उसकी भी गंभीरता से जांच की जा रही है कि फंडिंग कहां से इनको आ रही है। वो सारे स्रोत देखे जा रहे हैं। जो रायसेन के जंगलों में ये कैंप करते थे, जो फायरिंग की ट्रेनिंग लेते थे, ये सब चीजें भी, इनका जो जंगल बार फेयर है, ये सब चीजें जांच में आ गई हैं और विस्तृत और गहरी जानकारी 19 तक इन सबसे की जाएगी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 2009 बैच के अधिकारी मनीष सिंह को जनसंपर्क आयुक्त नियुक्त किया गया है। सरकार के द्वारा जारी आदेश के अनुसार निवर्तमान जनसंपर्क आयुक्त राघवेंद्र सिंह प्रमुख सचिव खनिज की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है।
उधर राजधानी भोपाल में रेत रॉयल्टी बढ़ाए जाने से ट्रक संचालक नाराज हो गए हैं। ट्रक संचालकों का कहना है कि ठेकेदार की तरफ से रेत की रॉयल्टी परिवहन विभाग की तरफ से निर्धारित मात्रा से अधिक काटी जा रही है, तो वहीं ठेकेदार की तरफ से रॉयल्टी किस नियम से बढ़ाई गई है, इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई है। भोपाल सैंड ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के जो सदस्य हैं कुलदीप सिंह ने, उनकी माने तो 1 महीने में ठेकेदार की तरफ से 2 बार रेत की रॉयल्टी बढ़ाई गई है, जो 5,000 से 7,000 की गई है और इसके बाद बढ़ाकर 12,000 कर दी गई है। ट्रक संचालक का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं ठेकेदार इन आरोपों को निराधार बता रहा है। उसका निवेदन है सरकार से भी, माइनिंग वालों से भी, हम लोगों से जो रॉयल्टी का पैसा लिया जा रहा है ये कैश लिया जा रहा है, और जबकि हम सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग पूरा काम ऑनलाइन कर रहे हैं, चेक से काम कर रहे हैं, चेक से बिल से पेमेंट ले रहे हैं और बिल से दे रहे हैं। पर हमारे साथ ये दिक्कत है कि हमें पर गाड़ी पे 29,500 कैश देना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। भाई सरकार के हिसाब से चले, आज मोदी जी के हिसाब से चले तो वो कह रहे हैं 10 रुपये भी अगर आप कैश ले रहे हो तो आप ऑनलाइन करो, पर हम लोग पर गाड़ी पे 29,500 रुपये नगद दे रहे हैं, जिससे हमें इतनी दिक्कत आई है। बैंक से भी दिक्कत आ रही है, कल को हमें हिसाब देने में बहुत दिक्कत आएगी। हम टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं, इसके बाद भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका समाधान करना चाहिए। कम से कम रॉयल्टी ऑनलाइन होनी चाहिए ताकि हम खाते से अपने पेमेंट करें ऑनलाइन। श्रीवास्तव जी से हमने उनसे ये मांग करी थी, चूंकि क्या है आज अगर 20 घन मीटर की रॉयल्टी कट रही है तो उस स्थिति में यदि कोई दुर्घटना होती है, दुर्भाग्यवश कोई घटना हो जाती है, तो उस स्थिति में मोटर ऑपरेटर को किसी तरीके का क्लेम नहीं मिलेगा। और इनकेस अगर उससे कोई बड़ी दुर्घटना कोई मर जाता है तो उसकी भी लायबिलिटीज उस मोटर ऑपरेटर के पास आएगी। तो हमारा यही निवेदन है आपके प्रेस के माध्यम से कि सरकार इस और गंभीरतापूर्वक विचार करे। और इसके साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।